बुद्ध हर दिन नैरंजारा नदी में स्नान करते थे। वे नदी के किनारे और अपने कदमों से बनाए गए छोटे छोटे वन पथों पर चलते हुए ध्यान करते थे। वे बहती नदी के किनारे या बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठते थे, जबकि सैकड़ों पक्षी उसकी शाखाओं के बीच चहचहाते रहते थे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली थी। उन्हें पता था कि उन्हें कपिलवस्तु लौटना होगा, जहां बहुत से लोग उनकी खोज की खबर का इंतजार कर रहे थे। उन्हें राजगृह शहर में राजा बिंबिसार की भी याद आई। उन्हें युवा राजा के लिए एक विशेष आत्मीयता महसूस हुई और वे उनसे भी मिलना चाहते थे। उनके 5 पूर्व साथी भी थे। उन्हें पता था कि उनमें से प्रत्येक में जल्दी से मुक्ति पाने की क्षमता है और वह उन्हें ढूंढना चाहता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे अभी भी आसपास ही रहते थे। नदी, आकाश, चांद और तारे, पहाड़, जंगल, घास का हर तिनका और धूल का हर कण बुद्ध के लिए रूपांतरित हो गए थे। उन्हें पता था कि मार्ग की खोज में वे जो लंबे साल भटकते रहे, वे व्यर्थ नहीं गए। वास्तव में अपने परीक्षणों और कठिनाइयों के कारण उन्होंने अंततः अपने हृदय में मार्ग खोज लिया था। प्रत्येक जीव के हृदय में आत्मज्ञान का भाव है। आत्मज्ञान के बीज सभी में विद्यमान हैं। जीवों को आत्मज्ञान की खोज स्वयं से बाहर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड की सारी बुद्धि और शक्ति उनमें पहले से ही विद्यमान है। यह बुद्ध की महान खोज थी और सभी के लिए आनंद का कारण थी। बच्चे अक्सर उनसे मिलने आते थे। बुद्ध यह देखकर प्रसन्न होते थे कि मुक्ति का मार्ग सरलता और स्वाभाविक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। यहां तक कि गरीब देहाती बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए थे, उनकी शिक्षा को समझ सकते थे। इससे उनका बहुत उत्साहवर्धन हुआ। एक दिन बच्चे एक टोकरी भर कीनू लेकर आए। वे बुद्ध द्वारा सिखाए गए पहले पाठ का अभ्यास करने के लिए जागरूकता के साथ कीनू खाना चाहते थे। सुजाता ने बुद्ध के सामने झुककर टोकरी उनके सामने रखी। उन्होंने कमल की कली की तरह अपनी हथेलियां आपस में जोड़ी और एक कीनू लिया। सुजाता ने टोकरी स्वस्थ को दी, जो बुद्ध के पास बैठी थी। उसने भी अपनी हथेलियां आपस में जोड़ी और एक कीनू लिया। उसने टोकरी प्रत्येक बच्चे को दी, जब तक कि सभी ने एक एक कीनू नहीं खा लिया। वह बैठ गई और अपने लिए एक कीनू लेने से पहले अपनी हथेलियां आपस में जोड़ ली। सभी बच्चे चुपचाप बैठे रहे। बुद्ध ने उन्हें अपनी सांसों का अनुसरण करने और मुस्कुराने के लिए कहा। फिर उन्होंने अपने बाएं हाथ में कीनू उठाया और उस पर गहराई से देखा। बच्चों ने उनके उदाहरण का अनुसरण किया। उन्होंने धीरे धीरे अपनी कीनू छीली और बच्चों ने अपनी छीलनी शुरू कर दी। शिक्षक और छात्रों ने मौन जागरूकता में अपनी कीनू का आनंद लिया। जब सभी ने खाना समाप्त कर लिया तो बाला ने छिलके एकत्र किए। बच्चों ने बुद्ध के साथ ध्यानपूर्वक अपनी कीनू खाने का भरपूर आनंद लिया। बुद्ध को बच्चों के साथ इस तरह का अभ्यास साझा करने में बहुत खुशी हुई। बच्चे दोपहर में बुद्ध से मिलने गए। उन्होंने उन्हें दिखाया कि कैसे शांत बैठना है, और जब वे उदास या क्रोधित महसूस करते हैं तो अपने मन को शांत करने के लिए अपनी सांसों का अनुसरण करना है। उन्होंने उन्हें अपने मन और शरीर को तरोताजा करने के लिए चलने की ध्यान सिखाया। उन्होंने उन्हें दूसरों को और अपने स्वयं के कार्यों को गहराई से देखना सिखाया, ताकि वे देख सकें, समझ सकें और प्यार कर सकें। बच्चों ने वह सब समझ लिया जो उन्होंने उन्हें सिखाया था। नंदबाला और सुजाता ने बुद्ध को अर्पित करने के लिए एक नया वस्त्र सिलने में पूरा दिन बिताया। यह ईंटों के रंग का था, बुद्ध के पुराने वस्त्र के कपड़े के समान। जब सुजाता को पता चला कि उन्हें अपने पूर्व घरेलू नौकर राधा, जो टाइफाइड बुखार से मर गई थी, के शव को ढकने के लिए इस्तेमाल किया गया कब्रिस्तान का कपड़ा लेना है, तो वह रोना चाहती थी। बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे जब 2 लड़कियां उन्हें वस्त्र देने आईं। वे चुपचाप उनके ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगीं। जब उन्होंने उन्हें नया वस्त्र दिया तो वे बहुत खुश हुए। मुझे इस वस्त्र की आवश्यकता है, उन्होंने कहा। उन्होंने उनसे कहा कि वह पुराना कपड़ा भी रखेंगे, ताकि जब भी वह अपना नया वस्त्र धोए तो पहनने के लिए कुछ हो। नंदबाला और सुजाता ने निजी तौर पर जल्द ही उनके लिए एक और वस्त्र सिलने का संकल्प लिया। एक दिन सुजाता की 12 वर्षीय प्रेमिका बाल गुप्ता ने बुद्ध से मित्रता के बारे में बात करने के लिए कहा। वह अगले दिन बुद्ध को देखने के लिए जाते समय जतिलिका के घर पर नहीं रुकना चाहती थी, और ऐसा केवल सुजाता के आग्रह पर ही किया। जतिलिका केवल इसलिए उनके साथ जाने के लिए सहमत हुई क्योंकि सुजाता वहां थी।
जब लड़कियां बोधि वृक्ष के पास पहुंची तो बालगुप्त और जतिलिका एक दूसरे से बहुत दूर बैठे थे। बुद्ध ने बच्चों को एक हिरण, एक पक्षी और एक कछुए की मित्रता के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें बताया कि यह कहानी कई हजार साल पहले की है, जब वह पिछले जन्म में एक हिरण थे। बच्चे आश्चर्यचकित दिखे, लेकिन उन्होंने समझाया, पिछले जन्मों में हम सभी पृथ्वी, पत्थर, ओस, हवा, पानी और आग रहे हैं। हम काई, घास, पेड़, कीड़े, मछली, कछुए, पक्षी और स्तनधारी रहे हैं। मैंने अपने ध्यान में इसे सबसे स्पष्ट रूप से देखा है। इस प्रकार एक जीवन में मैं एक हिरण था। यह काफी सामान्य बात है। मुझे अभी भी वह जीवन याद है जब मैं एक पत्थर पर एक नुकीला पत्थर था, पहाड़ की छोटी, और दूसरा जीवन जिसमें मैं प्लमेरिया का पेड़ था। आप सभी के लिए भी यही है। मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूं वह एक हिरण, एक पक्षी, एक कछुए और एक शिकारी के बारे में है। शायद आप में से एक पक्षी था और दूसरा कछुआ। हम सभी ऐसे समय में अस्तित्व में रहे हैं जब पृथ्वी पर अभी तक कोई मनुष्य या पक्षी और स्तनधारी भी नहीं थे। मैंने अपने ध्यान में इसे सबसे स्पष्ट रूप से देखा है। इस प्रकार एक जीवन में मैं एक हिरण था। ये काफी सामान्य बात है। मुझे अभी भी वह जीवन याद है जब मैं एक पत्थर पर एक नुकीला पत्थर था, पहाड़ की छोटी, और दूसरा जीवन जिसमें मैं प्लमेरिया का पेड़ था। आप सभी के लिए भी यही है। मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूं वह एक हिरण, एक पक्षी, एक कछुए और एक शिकारी के बारे में है। शायद आप में से एक पक्षी था और दूसरा कछुआ। हम सभी ऐसे समय में अस्तित्व में रहे हैं जब पृथ्वी पर अभी तक कोई मनुष्य या पक्षी और स्तनधारी भी नहीं थे। समुद्र के नीचे केवल पौधे और पृथ्वी की सतह पर पेड़ और वनस्पतियां थीं। उन समयों में हम पत्थर, ओस या पौधे रहे होंगे। बाद में हमने पक्षियों, सभी प्रकार के जानवरों और अंत में मनुष्य के रूप में जीवन का अनुभव किया। अभी हम केवल मनुष्य से बढ़कर हैं। हम चावल के पौधे, कीनू, नदियां और हवा हैं, क्योंकि इन चीजों के बिना हम नहीं हो सकते। जब आप बच्चे चावल के पौधों, नारियल, कीनू और पानी को देखते हैं तो याद रखें कि इस जीवन में आप अपने अस्तित्व के लिए कई अन्य प्राणियों पर निर्भर हैं। ये अन्य प्राणी आपका हिस्सा हैं। यदि आप इसे देख सकते हैं तो आप सच्ची समझ और प्रेम का अनुभव करेंगे। हालांकि मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं वह कई हजार साल पहले घटित हुई थी, लेकिन यह आज भी घटित हो सकती है। ध्यान से सुनें और देखें कि इस कहानी में जानवरों के साथ आपकी कुछ समानता है या नहीं। फिर बुद्ध ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। उस समय बुद्ध एक हिरण थे जो एक जंगल में रहते थे, जिसमें एक साफ झील थी जहां हिरण पानी पीना पसंद करते थे। झील के पानी में एक कछुआ रहता था और झील के किनारे एक विलो पेड़ की शाखाओं में एक मैगपाई रहता था। हिरण, कछुआ और मैगपाई बहुत करीबी दोस्त थे। एक दिन एक शिकारी हिरण द्वारा छोड़े गए दिन पुराने निशानों का पीछा करता हुआ झील के किनारे तक गया। वहां उसने जंगल के बाहरी इलाके में अपनी झोपड़ी में लौटने से पहले मजबूत रस्सियों से बना एक जाल छोड़ा। उस दिन बाद में जब हिरण पानी पीने आया तो वह जाल में फंस गया। उसने चिल्लाया और कछुए और मैगपाई ने उसे सुना। कछुआ पानी से बाहर निकल आया और मैगपाई अपने घोंसले से नीचे उड़ गई। उन्होंने चर्चा की कि अपने दोस्त को उसकी मुश्किल से बाहर निकालने में सबसे अच्छी मदद कैसे की जाए। मैगपाई ने कहा, बहन कछुए, तुम्हारे जबड़े बहुत मजबूत और मजबूत हैं। तुम इन रस्सियों को चबाने और काटने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकती हो। जहां तक मेरी बात है, मैं शिकारी को यहां वापस आने से रोकने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। मैगपाई फिर जल्दी से उड़ गई। कछुए ने रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया। मैगपाई शिकारी की झोपड़ी में उड़ गई और रात भर उसके सामने के दरवाजे के बाहर आम की टहनी पर बैठकर उसका इंतजार करती रही। जब दिन निकला तो शिकारी ने एक तेज चाकू लिया और अपने दरवाजे से बाहर चला गया। जैसे ही उसने उसे देखा, मैगपाई अपनी पूरी ताकत से उसके चेहरे पर झपटी। पक्षी के चेहरे पर वार से शिकारी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया और अपनी झोपड़ी के अंदर वापस चला गया। वह थोड़ी देर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया। जब वह उठा तो वह एक पल के लिए रुका और फिर अपने तेज चाकू को पकड़े हुए अपनी झोपड़ी के पिछले दरवाजे से बाहर चला गया। लेकिन चतुर मैगपाई ने उसे मात दे दी थी। वह पीछे कटहल की टहनी पर बैठी इंतजार कर रही थी। फिर से वह उसके चेहरे पर झपट्टी और उसे जोर से तमाचा मारा।
एक पक्षी द्वारा 2 बार चेहरे पर प्रहार किए जाने के बाद शिकारी अपने घर में वापस चला गया और सारी बातें सोच समझ कर कहने लगा। उसने तय किया कि आज का दिन अशुभ है और शायद कल तक घर पर ही रहना बेहतर होगा। अगली सुबह वह जल्दी उठा। उसने अपना तेज चाकू उठाया और एहतियात के तौर पर दरवाजे से बाहर निकलने से पहले अपने चेहरे को टोपी से ढक लिया। यह देखकर कि वह अब शिकारी के चेहरे पर हमला नहीं कर सकती, मैगपाई अपने दोस्तों को चेतावनी देने के लिए जंगल में वापस भागी। शिकारी आ रहा है। कछुए ने लगभग आखिरी रस्सियों को चबा लिया था, लेकिन आखिरी रस्सी स्टील की तरह सख्त लग रही थी। 2 रातों और 1 दिन तक लगातार चबाने से उसके जबड़े कच्चे और खून से लथपथ हो गए थे। फिर भी वह रुकी नहीं। तभी शिकारी दिखाई दिया। भयभीत हिरण ने एक जोरदार लात मारी, जिससे आखिरी रस्सी टूट गई और वह मुक्त हो गया। हिरण जंगल में भाग गया। मैगपाई विलो के पेड़ पर ऊंची उड़ान भरी, लेकिन कछुए अपने प्रयासों से इतना थक गया था कि वह हिल नहीं सकता था। हिरण को भागते देख शिकारी को गुस्सा आया। उसने कछुए को उठाया और उसे अपनी चमड़े की बोरी में डाल दिया, जिसे उसने विलो के पेड़ की एक शाखा पर लटका दिया था। फिर वह हिरण को खोजने निकल पड़ा। हिरण झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था और इसलिए उसने कछुए की दुर्दशा देखी। मेरे दोस्तों ने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली, उसने सोचा। अब समय आ गया है कि मैं भी उनके लिए ऐसा ही करूं। हिरण शिकारी के सामने से निकल गया। उसने लड़खड़ाने का नाटक किया जैसे कि वह बहुत थका हुआ हो, और फिर वह मुड़ गया और कमजोर होकर रास्ते पर चलने लगा। शिकारी ने सोचा, हिरण लगभग शक्तिहीन हो चुका है। मैं उसका पीछा करूंगा और जल्द ही अपने चाकू से उसे मार डालूंगा। शिकारी ने जंगल में हिरण का पीछा किया। हिरण शिकारी की पहुंच से बाहर रहने में कामयाब रहा। जब वे झील से दूर थे तो हिरण अचानक भाग गया, जब तक कि वह शिकारी की नजरों से ओझल नहीं हो गया। उसने अपने खुरों के निशान ढांक लिए और फिर झील में लौट आया। उसने चमड़े की बोरी को शाखा से उठाने और कछुए को हिलाने के लिए अपने सींगों का इस्तेमाल किया। मैगपाई अपने 2 दोस्तों के साथ मिल गई। तुम दोनों ने आज मुझे शिकारी के हाथों निश्चित मौत से बचाया है, हिरण ने कहा। मुझे डर है कि वह जल्द ही यहां वापस आ जाएगा। मैगपाई, जंगल में किसी सुरक्षित स्थान पर उड़ जाओ। बहन कछुआ, रेंगकर वापस आ जाओ। पानी में छिप जाओ और छिप जाओ। मैं वापस जंगल में भाग जाऊंगा। जब शिकारी वापस झील पर पहुंचा तो उसने अपनी चमड़े की बोरी जमीन पर खाली पाई। निराश होकर उसने उसे उठाया और चाकू पकड़े हुए घर की ओर चल दिया। बच्चों ने बुद्ध की कहानी बड़ी दिलचस्पी से सुनी थी। जब बुद्ध ने बताया कि अपने मित्र को बचाने के लिए रस्सियों को चबाने से कछुए के जबड़े कितने कच्चे और खून से लथपथ हो गए थे, तो रूपक और सुभाष लगभग रो पड़े। बुद्ध ने बच्चों से पूछा, तुम क्या सोचते हो बच्चों? बहुत पहले मैं हिरण था, क्या तुम में से कोई कछुआ था? सुजाता सहित 4 बच्चों ने हाथ उठाए। तब बुद्ध ने पूछा, और तुम में से मैगपाई कौन था? स्वस्थी ने अपना हाथ उठाया, जैसे कि जतिलिका और बालगुप्त ने भी। सुजाता ने जतिलिका को देखा और फिर बालगुप्त को। क्या हमारी दोस्ती मैगपाई, कछुए और हिरण की दोस्ती के बराबर नहीं हो सकती? बालगुप्त उठकर जतिलिका के पास गया। उसने अपने दोस्त का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। जतिलिका ने बालगुप्त को अपनी बाहों में खींच लिया और फिर बालगुप्त के बैठने के लिए जगह बनाने के लिए खिसक गई। बुद्ध मुस्कुराए, तुम बच्चे कहानी को अच्छी तरह समझते हो। याद रखो कि मैंने अभी जो कहानियां सुनाई हैं वे हमारे अपने दैनिक जीवन में हर समय घटित होती रहती हैं। बुद्ध ने नदी पार करने के लिए अपना वस्त्र उठाया और फिर ध्यान में चलते हुए एक कमल के तालाब के पास पहुंचे, जो उन्हें बहुत पसंद था।